हेलो बच्चों, कैसे हो? तो देखो बेटे, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज का हमारा टॉपिक है अतिशीषित द्रव किसे कहते हैं। पिछली वीडियो में हमने क्रिस्टलेटोस, एक्सलेटोस तथा ठोस पढ़ लिए थे। आज की वीडियो में हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे। देखते हैं अतिशीषित द्रव है क्या है। अति और पेपर में बहुत पूछा जाता है अतिशीषित द्रव। अतिशीषित द्रव क्या है कि प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जिसमें द्रवों की भांति बहने का गुण होता है। प्रकृति में मतलब हमारे आसपास। आपके घर में कांच तो होगा ना, तो जो हमारे खिड़कियों के कांच है उसमें भी बहने का गुण होता है। आपने देखा होगा 15 साल, 10 साल, 20 साल में जो खिड़कियों के कांच हैं वे ढीले हो जाते हैं साइडों से, क्योंकि ऊपर से भी ढीले हो जाते हैं, क्योंकि जो बह जाते हैं, वे कांच बह जाते हैं नीचे को, तो वे साइडों से ढीले हो जाते हैं, हिलना शुरू हो जाते हैं वे। तो कांच में हमारा अतिशीषित द्रव का गुण पाया जाता है। जैसे कांच कांच ले लेते हैं, समझ में आ गई ना। कांच में पाया जाता है अतिशीषित द्रव, बहने का गुण। कोई आपसे पूछे कि अतिशीषित द्रव क्या है, कि कांच में अतिशीषित द्रव मतलब बहने का गुण पाया जाता है, इसे ही हम अतिशीषित द्रव कहते हैं। अब एक क्वेश्चन है आपका, ये मोस्ट है, कांच को अतिशीषित द्रव क्यों कहते हैं? बता दिया, लिख लेते हैं फिर भी। कांच को अतिशीतत शीतित द्रव क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटे जो कांच है, कांच में द्रवों की भांति बहने का गुण होता है। ये जो कांच होगा हमारा, उसमें द्रवों की भांति बहने का गुण होगा, तो इसलिए हम कांच को अतिशीषित द्रव कहते हैं। समझ में आ गई। अब हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा समदैशिक व विसमदैशिक से आप क्या समझते हैं? तो समदैशिक पढ़ लेते हैं पहले हम। समदैशिकता तथा विसमदैशिकता। समदैशिकता से पता चल रहा है समान वे पदार्थ जिसमें द्विक स्थान की, मतलब जो उनके बीच स्थान है, खाली स्थान है, द्विक स्थान की सभी दिशाओं में, वे पदार्थ जिनमें द्विक स्थान की सभी दिशाओं में विद्युत चालकता, उसमें चालकता, भौतिक गुण, विद्युत चालकता, उसमें चालकता, भौतिक गुण समान होते हैं, समदैशिकता कहलाती है। समदैशिक कहलाते हैं। समदैशिक कहलाते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल है इसका रबर, क्योंकि जो रबर है उसमें समदैशिकता समान होती है। जो उसके विभिन्न दिशाओं में, जब हम रबड़ को खींचते हैं
तो कितना भी खींच सकते हैं, तो उसकी जो दिशा होंगी वह सभी दिशाओं में समान रूप से खींचेगी, चाहे हम इधर खींच ले में या इधर खींच ले में, समान रूप से खींचेगी। अब पढ़ देते हैं हम विषम दैशिकता। तो विषम दैशिकता इसका उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा विषम दैशिकता? वे पदार्थ जिनमें द्विस्थान की सभी दिशाओं में भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, वे पदार्थ जिनमें द्विक स्थान की सभी दिशाओं में भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं विषम दैशिकता कहलाती है। जैसे प्लास्टिक के भिन्न भिन्न होंगे क्योंकि वह सभी दिशाओं में समान रूप से नहीं खींच सकती। जैसे रबड़ खींच रही थी हमारी, वह तो नहीं खींच सकती, तो इसलिए इसकी द्विस्थान की सभी दिशाओं में भौतिक गुण भिन्न भिन्न होंगे। अब हम अगला टॉपिक क्या है हमारा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। ध्यान से समझना बेटे। क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। क्या जो क्रिस्टलीय ठोस हैं उन्हें कितने भागों में बांटा गया? उन्हें बांटा गया हमारा 4 भागों में। पहला क्या है? आयनिक क्रिस्टलीय ठोस। दूसरा क्या है हमारा? धात्विक क्रिस्टलीय ठोस। तीसरा क्या है? आणविक क्रिस्टलीय ठोस। चौथा क्या है हमारा? सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस। ये रासायनिक क्रिस्टलीय ठोस, धात्विक क्रिस्टलीय ठोस, आणविक सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस। अब इनकी परिभाषा देखते हैं हम। पहले हम आयनिक क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा लिख लेते हैं कि आयनिक क्रिस्टलीय ठोस किसे बहुत हल्का है। आयनिक क्रिस्टलीय ठोस, पहला आयनिक क्रिस्टलीय ठोस। आयन क्या रहते हैं? धनायन तथा ऋणायनित रहते हैं वे। तो इसकी सिंपल सी परिभाषा, वे ठोस, आयनों से याद आ जाएगा आपकी आयन। वे ठोस जो धनायनों तथा ऋण आयनों से मिलकर बने होते हैं, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। वे ठोस जो धनायनों तथा ऋणायनों से मिलकर बने होते हैं, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। जो ये ठोस होते हैं, ये ठोस कठोर होते हैं। ठोस कठोर होते हैं जब ये कठोर होंगे तो जो इनके मेल्टिंग पॉइंट तथा बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक तथा क्वथनांक जो होंगे वह कैसे होंगे? इंक्रीज। जो मेल्टिंग पॉइंट तथा बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं, इनके गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं और ये विद्युत के कुचालक होते हैं। मतलब इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता, के कुचालक होते हैं। आयनिक क्रिस्टलीय ठोस हमारा क्लियर हो गया? समझ में आ गई परिभाषा? आयनिक से आपको आयनिक से याद आ जाएगा। आयन क्या होते हैं? धनायन तथा ऋणायन। तो वे ठोस जो धनायनों तथा ऋणायनों से मिलकर बने होते हैं आयनिक क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ये ठोस कठोर होते हैं। जब ये ठोस कठोर होंगे तो इनके जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होंगे वह उच्च होंगे।
तथा ये विद्युत के कुचालक होते हैं। अब दूसरा देख लेते हैं हमारा क्या था। दूसरा था हमारा धात्विक ठोस। ये भी सिंपल है, धात्विक ठोस। जब धात्विक है तो धातुओं से मिलकर बने होंगे, वे ठोस तो धातुओं से मिलकर बने होते हैं, धात्विक ठोस कहलाते हैं। वे ठोस जो धात्विक शब्द से ही आपको याद आ जाएगा, वे ठोस जो धातुओं से मिलकर बने होते हैं, धात्विक ठोस कहलाते हैं। वे ठोस जो धातुओं से मिलकर बने होते हैं धात्विक ठोस कहलाते हैं। जब धातुओं से मिलकर बने होते, धातु तो हमारी कठोर रहती नहीं, तो ये कठोर होते हैं, ये कठोर होते हैं। ठोस तो कठोर ही होते हैं, ये कठोर होते हैं। तो इनके गलनांक, इनके गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होंगे। जब ये कठोर होंगे तो इनके गलनांक तथा धातु के गलनांक तथा क्वथनांक तो ऊंची होते हैं हमारे हमेशा। तथा आप धातुओं के इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है। जो धातु होती हैं इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है। और इसमें ये ऊपर वाले तो कुचालक थे, पर इसमें ये विद्युत की चालक होती हैं। इनमें विद्युत का प्रवाह आसानी से हो जाता है। कॉपर है, उसमें भी विद्युत की चालक होती हैं, आसानी से हो जाएगा। जिंक, कॉपर सब में, प्लेटिनियम, टिन आसानी से हो जाएगा। एग्जाम्पल में धातुओं के नाम डाल दीजिएगा, Cu, Zn और Tn, Pt आदि। ये हो गए आपके। तीसरा, थर्ड, अगला है हमारा आणविक ठोस। ये भी सिंपल है आपका, आणविक ठोस। आणविक ठोस क्या है? वे ठोस जो अणुओं से मिलकर बने होते हैं, बने होते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, आणविक ठोस कहलाते हैं। आणविक ठोस अणुओं से तो मिलकर बने होंगे जब आणविक ठोस नाम है। आणविक ठोस कहलाते हैं। अब इनके प्रकार हैं, इनके होते हैं कितने प्रकार? 3 प्रकार होते हैं इनके, 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट क्या है हमारा? फर्स्ट है इनका अध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस। तो इसकी परिभाषा सिंपल है, जब अध्रुवीय आणविक ठोस है तो वे ठोस जो अध्रुवीय सहसंयोजी बंधों से बने अणुओं द्वारा, वे ठोस जो अध्रुवीय सहसंयोजी बंधों से बने अणुओं द्वारा बने होते हैं। वे ठोस जो अध्रुवीय सहसंयोजी बंधों से बने अणुओं द्वारा बने होते हैं, अध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। अध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। ये एक दूसरे से किसी बल के द्वारा तो बने होंगे, एक दूसरे से लंदन बल द्वारा
बंधे होते हैं, बंधे होते हैं। समझ में आ गई? अध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय है ना, अध्रुवीय, तो अध्रुवीय हो तो अध्रुवीय सहसंयोजक बंधों से बने होंगे, अगर ध्रुवीय है तो द्विध्रुवीय सहसंयोजक बंधों से बने अणुओं द्वारा बने होते हैं, लंदन बल द्वारा बंधे होते हैं। जैसे एग्जाम्पल H2 Cl2 Br2 आदि ETC। अब देख लेते हैं हम अगला, ध्रुवीय आणविक ठोस। अगला ठोस देखते हैं हम, ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोस। तो ध्रुवीय आणविक ठोस क्या है, समझा देता हूं मैं आपको। ध्रुवीय आणविक ठोस क्या है, तो 1 मिनट रुकिएगा। ध्रुवीय आणविक ठोस, जो हमारे ध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं ना, जैसे हमने कोई एग्जाम्पल ले लिया HCl, एक और परमाणु ले लिया HCl, ये ले लिया हमने HCl और HCl, तो यह कोई सहसंयोजक बंध है, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध है। ये जो सहसंयोजक बंध है, इस पर हमारे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, तो ये जो 2 होंगे ये मध्य में होंगे इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध पे। तो ये जो होंगे, तो जो Cl की विद्युत ऋणात्मकता होती है वह हाइड्रोजन की तुलना में बहुत अधिक होती है, तो ये मध्य में तो रहेंगे नहीं, तो Cl की तरफ आकर्षित होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आकर्षित हो जाएंगे दोनों के दोनों, तो जिसके कारण इस पर पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और जो इनके बीच जो ये बॉन्ड बना, ये है बना ध्रुवीय सहसंयोजक बंध, सक बंध, तथा ये जो हमारे ये होते हैं, ये जो ये भी जुड़े रहते हैं, ये हमारे डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, मतलब द्विध्रुव द्विध्रुव बल, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, द्विध्रुव द्विध्रुव आदूड़। तो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं हम, समझ में आ गई है? तो इसकी परिभाषा लिखेंगे अब हम, वे ठोस जो ध्रुवीय सहसंयोजी बंधों से बने अणुओं द्वारा बने होते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं, तथा ये एक दूसरे से द्विध्रुव अट्रैक्शन, द्विध्रुव बल द्वारा जुड़े होते हैं। ये जो द्विध्रुव बल होता है सबसे मजबूत बल होता है, द्विध्रुव मजबूत बॉन्ड होता है, मजबूत जो ये बॉन्ड होता है मजबूत होता है द्विध्रुव। तो एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे अभी एक एग्जाम्पल लेता हमने HCl NH3 H2O ETC। एक और पढ़ना है हमें, थर्ड हाइड्रोजन आबंधित ठोस, हाइड्रोजन आबंधित ठोस। अब अगला है हमारा हाइड्रोजन आबंधित ठोस, पढ़ लेते हैं इसे भी हम। क्या है हमारा हाइड्रोजन आबंधित ठोस, हाइड्रोजन
हाइड्रोजन ठोस। तो ये क्या है हमारा हाइड्रोजन। सिंपल सी बात है, जब हाइड्रोजन आ रहा है हाइड्रोजन अवंती ठोस, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। वे ठोस जो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रदर्शित करते हैं हाइड्रोजन अवंतित ठोस कहलाते हैं। ये लिख लीजिएगा परिभाषा सिंपल सी, वे ठोस जो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रदर्शित करते हैं हाइड्रोजन आवंधित ठोस कहलाते हैं। वे ठोस दो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रदर्शित करते हैं हाइड्रोजन आवंतित ठोस कहलाते हैं। समझ में आ गई ना? जब हाइड्रोजन आवंतित ठोस है तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो प्रदर्शित कर देंगे। तो इसका एग्जांपल जैसे HF हाइड्रोजन बॉन्ड प्रदर्शित कर रहा है, H2O ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड प्रदर्शित कर रहा है, ETC और भी लिख सकते हैं। तो हाइड्रोजन आवंतित ठोस भी पढ़ लिया हमने। एक और बचा है हमारा लास्ट 4th नंबर का बचा है सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस। ये क्या होता है इसे भी पढ़ लेते हैं। सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस। तो देखो बेटे सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस क्या है? वे ठोस जिसमें अवयवी कण परमाणु होते हैं तथा सहसंयोजी बंधों से जुड़े होते हैं। सहसंयोजी वे सिंपल सी परिभाषा है, जब सहसंयोजी ठोस है तो ये एक दूसरे से आपस में सहसंयोजी बंधों से जुड़े हुए ठोस जो सहसंयोजी बंधों द्वारा जुड़े होते हैं सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। जब सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस हैं तो ये आपस में सहसंयोजी बंधों द्वारा जुड़े होंगे। तो पिछला हमारा हाइड्रोजन आवंटित ठोस था तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रदर्शित करते हैं जो, और फिर ध्रुवीय था तो ये आपस में ध्रुवीय सहसंयोजी बंधु बने अणुओं द्वारा बने होते हैं। और जो उससे पिछला वाला था हमारा अध्रुवीय था तो वे अध्रुवीय सहसंयोजी बंधों से बने अणुओं द्वारा बने होते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, याद करने का तरीका आसान है। और जो ये जैसे लिख लेते हैं हीरा, ग्रेफाइट। हीरे पर कौन सा संकरण होता है? sp3 और ग्रेफाइट पे sp2। हीरे पर हमारा होता है sp3 और ग्रेफाइट पर हमारा होता है sp2। अब हमें अगला टॉपिक करना है नेटवर्क क्षमता। नेटवर्क क्षमता है दक्षता क्या है? जो हमारी नेटवर्क दक्षता है वह क्या है कि किसी को कोई संपूर्ण ठोस है जो परमाणु जुड़े होते हैं आपस में, उनका सहसंयोजी बंधों द्वारा जुड़ना ही नेटवर्क क्षमता कहलाती है। किसी संपूर्ण ठोस में परमाणुओं
का सहसंयोजी बंधों द्वारा जुड़ना ही नेटवर्क क्षमता कहलाती है। नेटवर्क क्षमता कहलाती है। तो ये हमारी नेटवर्क दक्षता होगी। अब अगला टॉपिक क्या है हमारा, कवर हो जाएगा इसमें। एक कोष्टिका पढ़ लेते हैं, चलो एक कोष्टिका इसमें कवर हो जाएगा। एक कोष्टिका क्या है कि एकक कोष्टिका क्या है, जो हमारी एक कोष्टिका है इसे हम इकाई, सेल या यूनिट सेल या मात्रक कोष्टिका भी कहते हैं। पेपर में किसी भी नाम से आ जाती है, मोस्ट एबेट या मोस्ट लगा लेना इसमें। जब इतने सारे नाम हैं तो उसके मोस्ट ही होगी। ये अलग अलग नाम से पूछी गई है पेपर में। तो हमारी एक कोष्टिका क्या है कि जो क्रिस्टल जालक है, कोई क्रिस्टल जालक है, जैसे हमारा ये कोई क्रिस्टल जालक है, ये हमारा कोई जालक है, ये दीवार ही ले ली से हमने, दीवार है ये कोई, तो इसकी जो सबसे सूक्ष्म तथा संरचनात्मक इकाई होगी उसे ही हम एकक कोष्टिका या इकाई सेल या यूनिट सेल या मात्रक कोष्टिका कहते हैं। जो इसकी सबसे सूक्ष्म तथा संरचनात्मक इकाई होती है उसे ही हम एकक कोष्टिका कहते हैं। समझ में आ गई ना। नाम ही है एकक कोष्टिका, इकाई सेल या मात्रक या यूनिट। एक यूनिट मतलब कि सबसे सूक्ष्म तथा संरचना, कोई भी चीज है उसकी सबसे जो छोटी इकाई है उसे ही हम एक कोष्टिका कहते हैं। तो परिभाषा लिख लेते हैं हम। किसी क्रिस्टल जालक की सूक्ष्म तथा संरचनात्मक इकाई को ही एकक कोष्टिका कहते हैं। जैसे ईंट से बनी हुई दीवार की मात्रक एक कोष्टिका, ईंट होगी कोई, ईंट से बनी दीवार है तो उसकी जो एकक कोष्टिका होगी, मात्रक एक कोष्टिका, वह ईंट होगी। ये एक ईंट होगी पूरी दीवार की सबसे छोटी इकाई ईंट। तो अब इसके पैरामीटर पढ़ लेते हैं हम। एकक कोष्टिका के पैरामीटर, एकक कोष्टिका के पैरामीटर पढ़ लेते हैं हम। 6 पैरामीटरों में विभाजित किया गया है। जो एकक कोष्टिका के पैरामीटर हैं में विभाजित किया गया है, इन्हें 6 पैरामीटरों में विभाजित किया गया है। कौन से 6 पैरामीटरों में विभाजित किया गया है देख लेते हैं। इसमें 3 तो कोर होती है हमारी, ए बी सी, तथा इनके जो कोरों के मध्य बने कोण है अल्फा बीटा गामा, ये होते हैं। देख लेते हैं, चित्र बना लेते हैं इसका, आसान सा चित्र है ये। ये
ये तीन तो कोर हो गई है वी और सी, ये वाली ए बी और सी, इन पे जो बना कोड है अल्फा बीटा और गामा, ये कोड हो गया हमारा। समझ में आ गई ना क्या हुआ हमारा? ये देखो ये तीन तो कोर हो गई है, ये वाली ए, ये वाली बी और ये वाली सी, और जो कोड बना ये ए अल्फा और ये बीटा इसके साथ और ये गामा, ये बन गया। तो तीन कोर क्या क्या है, ए कोमा बी कोमा सी, तथा इनके मध्य बना कोण क्या है, अल्फा बीटा तथा गामा, यही है। तो आज की वीडियो में हमने अपना कर लिया है, कई सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं हमने। तो अगली जो वीडियो होगी उसमें हम जो हमारी कोष्टिका है उसके प्रकार पढ़ेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा तथा शेयर कीजिएगा।